नमस्कार बंधुओं, आपका आयुर्वेदिक रस चैनल में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दमा के बारे में। दमा की पूरी डिटेल बताएंगे कि दमा क्या होता है, दमा के कैसे इलाज किया जा सकता है, क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए, सारी जानकारी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो जब ये आपकी श्वसन नली होती हैं, ये इनमें सूजन आ जाती है या यूँ कहें कि आपको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, तो फिर ये दमा का ही लक्षण माना जाता है। वैसे ये एक लाइलाज बीमारी है, अभी तक इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं देखा गया है एलोपैथिक में। लेकिन अगर आज आयुर्वेदिक का आप अपनाएं और कुछ सावधानियां रखें जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो आपको ज़रूर लाभ होगा और आप इसको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन समस्या इस बात का है कि आप इसको सही से ध्यान नहीं देते हैं, तो ये कारण हो जाता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके लक्षण क्या हैं। तो इसका जो मेन लक्षण है वो यही है कि दम घुटना, श्वास लेने में कठिनाई होना। ये आप देखे होंगे कि जो दमा के मरीज होते हैं वो अधिकतर उनकी जो श्वसन क्रिया है वो तेज़ चलती है, तेज़ सांस लेने का प्रयास करते हैं। तो यही होता है कि उनकी जो श्वास नली होती हैं उनमें सूजन आ जाती है, जिससे वह सांस लेने में उनको दिक्कत होती है। तो इसका ये पहला कारण है। उसके बाद ये दूसरा ये देखा गया है कि जो दमा के पेशेंट होते हैं उनको सुबह जब सो के उठते हैं या शाम को ज़्यादा खांसी आती है। तो ये भी एक लक्षण है कि अगर आपको सुबह या शाम को ज़्यादा खांसी आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि दमा का यही लक्षण है, दमा की बीमारी आपके अंदर है। इसके बाद जो अगला है ये है कि ज़्यादा देर तक जब लेटे रहते हैं, यानी जो दमा का पेशेंट होता है वो ज़्यादा देर तक लेटने में उसको कठिनाई होती है। मतलब ये कि अगर वो ज़्यादा तक लेटेगा तो उसको नींद ना आना या किसी प्रकार की बेचैनी होना, यह भी एक दमा का लक्षण है। उसके बाद दमा के पेशेंट को आप देखेंगे कि कभी स्वस्थ नहीं रहेगा, वो कमज़ोर हो जाता है, यानी शरीर में कमज़ोरी आ जाना, ये भी दमा का लक्षण है। इसके बाद नींद ना आना, हाथ पैर ठंडे रहना और सीने में कुछ भारी भारी रहना, जैसे आपके कफ ज़्यादा हो जाता है तो सीने में जैसे लगता है कि कुछ जमा हुआ है, तो ये भी इसका लक्षण है। इसके बाद चेहरे पर लाल बना रहना, पसीना आना, और उसके बाद जो है कभी कभी जब ज़्यादा पुराना दमा हो जाता है तो पेशेंट की रीढ़ की हड्डी भी टेढ़ी हो जाती है, या यूँ कहें वो आगे की तरफ झुक जाता है। तो ये सारे इसके बेसिक से लक्षण थे। और इसके बाद अब बात कर लेते हैं इसके कारण, यानी किन कारणों से दमा होता है। दमा होने के कई सारे कारण हैं, लेकिन जो सबसे पहला कारण ये है कि आप चिकनाई युक्त भोजन जो अधिक करते हैं, ये इसमें एक प्रमुख कारण है। जब आप चिकनाई युक्त ज़्यादा भोजन करते हैं तो आपको कब्ज की शिकायत बनी रहती है, और जब कब्ज बनता है तभी आपके शरीर में कफ की मात्रा बढ़ती है, और कफ वही जो है आपके फेफड़ों में जमता है, जिससे आपको सांस लेने की समस्या हो जाती है। तो ये दमा का धीरे धीरे रूप ले लेता है। इसके बाद अगला कारण है नशा का ज़्यादा सेवन करना। जैसे कि ज़्यादा जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं या अल्कोहलिक शराब वगैरह पीते हैं, तो उनके अधिकतर ये बीमारी देखी जाती हैं। ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा बीमारियां देखी जाती हैं कि वो ज़्यादा जैसे नशा कर रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, तो ये सब इन सभी चीज़ों से भी दमा का होना देखा गया है। इसके बाद जो अगला कारण है वो ये है कि ज़्यादा मांस का सेवन करना, ये भी एक दमा का कारण है। इसके बाद जो अगला कारण है वो दूषित वातावरण में रहना, जैसे डस्ट में रहना, जैसे आप कहीं ज़्यादा धूल में रहते हैं या किसी ऐसे मिल या फैक्ट्री में काम करते हैं जहां आपका वातावरण साफ़ नहीं है, सांस लेने में समस्या होती है, या सांस लेते हैं तो सांस के द्वारा आपके अंदर जो है गंदगी चली जाती है जो फेफड़ों में जमा होने लगती है। तो ये भी इसका एक कारण है कि आगे धीरे धीरे वो दमा का रूप ले सकती है। अधिकतर देखा गया है जो ये मिल वगैरह होती हैं जहाँ कताई बुनाई एक कपड़ों का काम होता है, तो वहाँ के पेशेंट के लिए समस्या ज़्यादा बन जाती है। इसके बाद जो अगला होता है ये होता है कि ज़्यादा ठंडी चीज़ों का सेवन करना, जिससे कफ की मात्रा मतलब कफ आपके शरीर में ज़्यादा बनने लगता है, तो ये भी एक कारण है। इसके बाद जो अगला कारण ये है कि आप ज़्यादा पौष्टिक चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं, मतलब पौष्टिक चीज़ों जैसे खाने में हरी सब्जी या ताज़े फल, इनका सबका उपयोग न करना। इसके बाद अगला जो है तो वो है कि आप व्यायाम ना करें, योग ना करें, प्राणायाम ना करें। ये सारी चीज़ों से दमा का रूप धीरे धीरे लेने लगता है। ये इसके कारण हैं, इन्हीं कारणों से दमा का बनता है।
अब जान लेते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो इलाज बहुत ही सिंपल सा है आयुर्वेदिक में, और जो भी मैं बताता हूँ वो आपके घर में ही आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन आपको उनको रेगुलर करना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो इसका इलाज है, वो इलाज में आप मेथी के दाने को आप जो है पानी में उबाल लीजिए। उबालने के बाद उस पानी में आप शहद और अदरक को मिला लीजिए। ज़्यादा मात्रा में नहीं, थोड़ा मात्रा में मिला के आप उसको सेवन करें सुबह या शाम। तो आप देखेंगे कि रेगुलर आप करेंगे और ये सारी सावधानियां जो मैं आगे बताऊंगा उनका करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे जो दमा का प्रभाव है वो कम हो जाएगा, और ज़्यादा दिन तक करेंगे तो दमा से आप छुटकारा भी पा सकते हैं। इसके बाद आंवला एक ऐसी चीज़ है जो दमा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो आप आंवला का पाउडर भी यूज करें शहद के साथ, या आंवले का जूस भी यूज करें, जो भी हो। आंवले का जूस आप अदरक के साथ सेवन कर सकते हैं। जैसे सुबह आप आंवले का जूस ले लें और उसमें थोड़ा अदरक मिला लें और दोनों को मिक्सअप बना के जूस उसका सेवन करें, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसके बाद जो तीसरा प्रयोग ये है कि आप सौंठ ले लें। सौंठ में जीरा, सेंधा नमक और भुनी हुई हींग इन और तुलसी की पत्ती, इन सबको पीस लें, और पीसने के बाद एक गिलास पानी में उबाल लें। उबालने के बाद इसको छान के पी लें। तो ये भी एक रामबाण दवा है और ये दमा के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। इसके बाद जो अगला प्रयोग है वो आप शाम को सोते समय काढ़ा का सेवन कर सकते हैं। काढ़ा का जब सेवन करेंगे तो आपको जो कफ की मात्रा होती है उसको धीरे धीरे ये ख़त्म करता है। और इसके बाद अगला आप चाहें तो अदरक और नींबू शहद को गुनगुने पानी में ले सकते हैं। यानी अदरक को ले लीजिए थोड़ा, और नींबू और शहद को, इन तीनों को आप एक गुनगुने पानी में मिला के पी सकते हैं। तो ये 3-4 प्रयोग थे, आप इनको करें। आप जो भी आपको सूटेबल लगे आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं कि इसकी सावधानियां आपको क्या बरतनी है। तो सावधानियां में सबसे पहला तो आप योग करें, प्राणायाम करें, जो भी आप करना चाहें, लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करें। आप एक्सरसाइज के साथ, अगर आप योग करते हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं है, लेकिन आप नहीं करते हैं तो आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। उसके बाद जो अगला है, आप चिकनाई युक्त चीज़ों से दूर रहें, परहेज करें। तीसरा जो है, आप ठंडी चीज़ों को अवॉइड करें, जैसे आइसक्रीम हुआ, और ठंडी चीज़ें जो भी ठंडी हैं अधिक मात्रा में होती है उनका अवॉइड करें। इसके बाद एसिड युक्त भोजन ना करें, मांस का सेवन इससे बचें, नशा से बचें। उसके बाद सबसे जो मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप कम से कम 15 मिनट नियमित धूप का सेवन करें। अस्थमा के मरीज़ खासकर धूप का सेवन ज़रूर करें, 10 से पहले सुबह या फिर शाम को 3 से बाद, जब भी आपको समय मिले आप 15 से 20 मिनट आप धूप का सेवन ज़रूर करें। इसके बाद आप ताज़े फल खाएं, ताज़ी सब्जी खाएं, खाने में सलाद का प्रयोग ज़रूर करें, डस्ट की जगह पे जाने से बचें। और इसके साथ साथ आप जो है, और अगर आपसे हो सके तो आप सुबह एक गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पिएं फ्रेश होने के पहले। तो ये सारे इसके सिस्टम थे, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कब्ज से ही होता है। कब्ज अगर आपके पेट में रहता है, अगर मल आपके रहता है तो वो सड़ता है, और सड़ने से धीरे धीरे ये आपके शरीर में कफ बनने लगता है। तो ये आप इन सारी चीज़ों का अगर धीरे सावधानियां करेंगे, और जो मैंने प्रयोग बताया है उनको आप करेंगे, जो भी आपको ज़्यादा सूटेबल लगता है, लेकिन उसमें एक आध दो जो ज़रूर हैं उनको आपको करना चाहिए, तो आप निश्चित ही अस्थमा से छुटकारा पा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कई मरीजों पे आजमाया हुआ है और उनको राहत है, उनका रिजल्ट जो है सामने है। तो ये सारी चीज़ें थी। आपको कैसा लगा जानकारी, आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपकी कोई और भी समस्या है, आप हमसे जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका जवाब तुरंत दूंगा। और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।